गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पद्यांश का 7 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तो साय साय में धूप, ये दो पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी की दी हुई हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जीवन परिचय। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये साय में धूप इनकी गज़ल है, उसमें से दो पंक्तियाँ हैं। अब इनके जीवन परिचय के बारे में। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत काव्य है। ये एक कंठ बिस्पाई, ये गीत नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनके उपन्यास हैं। मृत्यु सन 1975 ईस्वी में हुई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहांतवास हो गया, जब इनकी कमी उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार जी को ही है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक रामायणों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्य गुणवत्ता में से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत कुमार ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। इन्होंने गजल, ये दुष्यंत कुमार जी ने गजल ज़्यादा लिखी हुई है, तो इनका नाम, ये गजल सारी इन्होंने लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज। यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी जा गई है वह उनके गजल संग्रह पाए में साए में धूप से ली गई हैं। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आम तौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनः स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। अब इसमें गजल इनकी लिखी हुई स्टार्ट करती हुए पढ़ना। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो इसमें कठिन शब्दों के पहले अर्थ। तय का अर्थ होता है निश्चित। चिरागा का अर्थ होता है चिराग या दीपक।
मयस्सर का उपलब्ध। दरख्त का अर्थ होता है पेड़, साए माने छाया। तो ये प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह से लिया गया है और इसके कवि दुष्यंत कुमार जी हैं तो द्वारा रचित ये गजल नामक ये साए के धूप से ली गई है। इसमें समाज के अब इसमें प्रसंग इसमें समाज के अभाव और उसके प्रति लापरवाह निष्क्रिय समाज को जगाने का इसमें प्रयास किया गया है। कवि समाज की कुव्यवस्था पर दुख प्रकट करता हुआ कहता है। व्याख्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो यहाँ कवि कहता है स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था, सपना देखा था कि अब यहाँ पर हर घर में दीपकों की माला जलेगी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सबको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, किंतु इसके विपरीत हुआ। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया है। नेक्स्ट 2 लाइन की, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। आगे कभी कहता है यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं, यानी जो पेड़ ही ऐसे हैं जिनकी छाया में छांव मिलने की बजाय धूप लगती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यहाँ की शासन व्यवस्था जो है और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख चैन नहीं मिल पाता, कष्ट ही कष्ट हैं। नेक्स्ट लाइन की, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया। अब तो मन करता है कि यह देश छोड़कर और कहीं हमेशा के लिए चले जाएं। नेक्स्ट, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इस सफ़र के लिए खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। न कमीज तो पाँव में पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने भी मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो यहाँ पहले कठिन शब्दों के अर्थ लेंगे। मुनासिब का अर्थ होता है योग्य या अनुकूल, हसीन नज़ारा कहने सुहावना दृश्य। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के सुप्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल नामक कविता से लिया गया है। तो दुष्यंत कुमार ने प्राय व्यवस्था के विरोध में क्रांति की आवाज़ बुलंद की है। इस कविता में उन्होंने दबे कुचले भारतीयों की संतोषी व्रत और उदासीनता पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर तो व्याख्या, ना तो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। यहाँ कवि कहते हैं भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि भी अपने पाँव को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इसी के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। नेक्स्ट लाइन, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा बना रहे।
कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, यह उनके सपनों का संसार है। उनका खुदा पर रंगमंच रंच भर यानी थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। इसमें विशेष उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग है। छोटे छोटे स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने माने जाते हैं। यहाँ उनकी गजल लेखन कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। पाँव से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मनोहारी है। आगे, बेमुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा मिजाज है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। चलिए इसके कठिन शब्दों का अर्थ। मुतमईन यानी इत्मीनान से, बेकरार बेचैन, निजाम का शासक, सिल का सी, जुबान का आवाज, शायर का कवि, एहतियात का सावधानी, बहर का गजल का कोई शेर। गुलमोहर एक प्रकार के फूलदान पेड़ का नाम है और गैर का विरोधी। तो ये प्रस्तुत पद्यांश आरोह से लिया गया है। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित एक गजल से लिया गया है, साई के धूप से। इसमें समाज के अभाव और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया गया है। कवि निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयास कर रही है, इसका वर्णन किया गया है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि कहता है कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह से यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी जो लोग हैं, लोगों के दिल में पत्थर के हैं क्या। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो आगे कवि कहते हैं कि उनमें कोई दया सहानुभूति या संवेदना नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाते हैं। आवाज बुलंद होना चाहिए आवाज में असर के लिए। इसलिए मैं अध्ययन दुखियों और पीड़ितों की आवाज में असर भरने की कोशिश या प्रयत्न कर रहा हूँ। नेक्स्ट, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। आगे कभी कहता है सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज न उठाएं। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। उनके शासन के लिए यह सावधानी आवश्यक है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने की आवश्यकता है और आवाज को बुलंद बनाए रखने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। आगे कवि कहता है हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और गैर की गलियों में मरें तो भी इसी गुलमोहर के लिए मरें। आशय कहने का है, आशय यह है कि समाज कल्याण में ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। तो भाषा ओज विश्वास साहस से परिपूर्ण है। गजल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। शैली लाक्षणिक है। मैं और तू की शैली में भी मार्मिक बन पड़ी है। गुलमोहर प्रतीक का प्रभावी प्रयोग किया गया है। भाषा में रवानगी देखने योग्य है। तो ये आपका चैप्टर पूरा
समाप्त हुआ। अच्छे से इसको पढ़िएगा।